आपको पता है, बताने की जरूरत नहीं सरकार की क्या कार्यशैली रही। जितना मैं जानता हूं उससे ज्यादा भुगतभोगी आप हो। जो सरकार 2014 में बड़े बहुमत के साथ खट्टर सरकार को लोगों ने हरियाणा के सिंहासन पे चंडीगढ़ में बैठाने का काम किया था। जो हरियाणा 2014 से पहले जो कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, 10 साल हरियाणा में रही, उस समय देश में विकास के मामले में नंबर 1 पे जो हरियाणा प्रदेश गिना जाता था। प्रति व्यक्ति आय में नंबर 1 थे हम, प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर 1 थे। आपस में भाईचारा 10 साल आपस में भाईचारे के साथ, अमन चैन के साथ, खुशहाली की तरफ हरियाणा के भाईचारे की मिसाल दी जाती थी। कहीं कोई आपसी मतभेद कहीं पैदा नहीं। 10 साल में गरीब की कल्याणकारी योजनाओं में सबसे ज्यादा बुढ़ापा पेंशन हरियाणा में थी। 100 गज के प्लॉट का फैसला था, प्रियदर्शनी आवास योजना के मकान का फैसला था, किसान के हकों के फैसले में, चाहे वो किसान के 1600 करोड़ बिजली के बिलों की माफी का फैसला हो, चाहे किसान के 2200 करोड़ के कोऑपरेटिव के माफी का फैसला हो, चाहे वो किसान के फसल के भाव की बात हो, चाहे वो खिलाड़ियों के मान सम्मान की बात हो। खिलाड़ियों के मान सम्मान में देश में हरियाणा का नंबर आता था, देश में जिक्र होता था। आज 9 साल की इस खट्टर सरकार के बाद वही हरियाणा विकास में तो 19वें पायदान पे पहुंच गया, विकास की पटरी से उतर गया हरियाणा। लेकिन नंबर 1 पे अगर पहुंचा तो बेरोजगारी में दिल्ली के 3 तरफ हरियाणा बैठा है। देश में रोजगार देने वाला प्रदेश होना चाहिए हमारा। लेकिन 9 साल की इस खट्टर सरकार की कार्यशैली के बाद बेरोजगारी में नंबर 1, और ये हम नहीं कह रहे, ये भारत सरकार कह रही है, नीति आयोग कह रहा है, सेंटर ऑफ मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी कह रही है, और लगातार हर महीने वो रिपोर्ट आती है और हर महीने उस रिपोर्ट में आप नंबर 1 पे आगे पढ़ोगे हरियाणा का नाम आता है। हर घर में एक नौजवान बेरोजगारों की फौज खड़ी कर दी। ना तो कोई औद्योगिक क्षेत्र लगा, ना कोई थर्मल का कारखाना लगा, कोई बड़ा आईएमटी लगा, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने कहा कि एक्वायर नहीं करेंगे जमीन। 9 साल तक एक इंडस्ट्रियल औद्योगिक क्षेत्र नहीं लगा हरियाणा के अंदर, ना प्राइवेट के अंदर रोजगार, ना उस अनुपात में सरकारी नौकरी जितनी मिली उनमें से आधे से ज्यादा भर्ती घोटालों की भेंट चढ़ गई। आधी नौकरियां समाप्त कर दी। प्राइवेटाइजेशन केंद्र से लेकर और हरियाणा तक, रेलवे से लेकर एयरपोर्ट पोर्ट तक प्राइवेट बड़े उद्योगपति समूह के हवाले करने का काम की नीति पे सरकार चली, जिसको लेकर आज देश में लोगों ने पूरे सारा विपक्ष एकजुट होकर जांच की मांग कर रहा है। यहां तक कि प्राइवेट नौकरियां खत्म, हरियाणा के अंदर 2 लाख प्राइवेट नौकरी खत्म। 9 साल से शिक्षकों की भर्ती नहीं, बच्चों को स्कूलों के आगे बैठना पड़ा। और यहां तक कि एक फौज की पक्की नौकरी होती थी, 5,500 पक्की भर्ती होती थी हरियाणा से हर साल। लेकिन इन्होंने 2019 में कोविड के बाद 2 साल तक भर्ती नहीं करी, और उसके बाद अग्निपथ योजना लेके आए। हरियाणा के 5,500 भर्ती होते थे पक्के 2019 से पहले, और इस साल अग्निपथ योजना लेके आए, जिस अग्निपथ में आपको पता है केवल 950 जिसमें भर्ती अग्निपथ में अग्निवीर लिए गए, उन 950 में से भी आपको 700 के करीब वापिस आ जाएंगे 4 साल के बाद बिना पेंशन के। 200 केवल पक्के रह जाएंगे। रिश्ता करने जाते हैं, कोई बताता है कि फौज में है, तो पता करना पड़ता है कि कौन सी फौज में है। ठीक बात कह रहा हूं। थारी मान लेता हूं तुम भुगतभोगी हो। 1100 का सिलेंडर, आज डीजल पेट्रोल रसोई गैस का सिलेंडर, आज महंगाई में देश में सबसे आगे हरियाणा, अपराध में देश में सबसे आगे हरियाणा, बेरोजगारी में देश में सबसे आगे हरियाणा, और भ्रष्टाचार में देश में सबसे आगे हरियाणा। क्योंकि ये जो सरकार बनी जेजेपी की और बीजेपी की, जो खट्टर साहब की और दुष्यंत चौटाला की सरकार बनी, भ्रष्टाचार के समझौते पे सरकार बनी। आपको याद होगा इस सरकार से पिछली बार भी लोग दुखी थे, दोबारा नहीं बनाना चाहते थे खट्टर सरकार को, लोग बदलना चाहते थे। लोकसभा में 10 की 10 सीट ये जीते, 10 की 10 सीट जीते बीजेपी वाले। 80 सीटों पे बीजेपी की बढ़त आई 2019 में। उसके 4 महीने के बाद विधानसभा का चुनाव था। बीजेपी ने नारा दिया, क्या नारा दिया था? 75 पार। बीजेपी ने नारा दिया 75 पार। मगर इस बीच एक और नारा आया। बीजेपी तो कहती थी 75 पार, जेजेपी क्या कहती थी? जमुना पार। एक और नारा आया, जेजेपी पार्टी बनी और नारा दिया बीजेपी को करेंगे जमुना पार। एक कहता था 75 पार, दूसरा कहता था बीजेपी को करेंगे जमुना पार। इलेक्शन के नतीजे आते ही दोनों बन गए जमा पक्के यार, और हरियाणा बना दी भ्रष्ट सरकार। लोग कर रहे हैं हाहाकार। और समझौता हुआ,
समझौता जिस दिन नतीजे आए आपको याद होगा, कशमकश चली, कभी कांग्रेस आगे कभी बीजेपी आगे। आखिर में आखिरी 5-7 सीट बीजेपी की जब आई, बीजेपी की ज्यादा सीट आई मगर मेजोरिटी नहीं मिली। मेजोरिटी नहीं मिली तो इनके हाथ में बात आ गई, इनके हाथ में बात आ गई। इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी 4 बजे, जेजेपी पार्टी ने, दुष्यंत चौटाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और कहा कि भाई जो पेंशन देगा, जमुना पार को तो भूल गए उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और कहा कि जो पेंशन देगा 5,000 75% रिजर्वेशन देगा उसको हम समर्थन देंगे, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम। 4 बजे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। 5 बजे 31 विधायक हुड्डा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी दिल्ली में, हमने बैठ के, कि बीजेपी को हराया लोगों ने, आप बीजेपी के साथ मत जाओ, हम आपकी ये दोनों बातें भी मानेंगे और भी मानेंगे, पूरा मान सम्मान भी देंगे, कोई और बात रह गई हो वो भी पूरी करेंगे। ये फिर उचाना गए, ये उचाना गए और उचाना में लोगों से पूछा क्या करना चाहिए। लोगों ने उचाना में कहा, टीवी पे आपने देखा होगा, लोगों ने उचाना में कहा कुछ भी करना, बीजेपी को समर्थन नहीं देना। ये कहा था कि नहीं कहा था उचाना में? थारी 5100 पेंशन आ गई है कि नहीं आई? आ रही है या नहीं आ रही? 4 साल पहले वायदा था, 4 साल पहले लागू हो जाना चाहिए था, मगर 5100 पेंशन पे समझौता नहीं था। हरियाणा को लूटने की छूट पे समझौता था, भ्रष्टाचार का समझौता था। महकमे इस बात पे बांटे गए कि इस बात पे नहीं बांटे गए किस महकमे से लोगों का काम होगा, इस बात पे महकमे बांटे गए किस महकमे से ज्यादा माल कमाई होगी, मलाई कौन ज्यादा कमाने का काम करेगा। भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया हरियाणा का विकास। आज हरियाणा के नौजवान को बेरोजगारी की गर्त में पहुंचाने वाले लोग हैं, और इसीलिए इनने एक काम और किया, इस सरकार ने एक काम और किया। इस सरकार ने काम ना भी करते तो भी हम काम चला लेते, लेकिन इनने एक काम और किया, इन्होंने हर वर्ग का अपमान करने का काम किया। हर हरियाणा वासी का, जैसे बता रहे थे कि मुख्यमंत्री जी आए अभी, ये भी पहली बार निकले हैं, ये भी हरियाणा के मूड को देख के निकले हैं, ये भी जो दिन रात हमारा संघर्ष, हम एक एक कोने में जा रहे हैं, ये हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम हो चाहे भारत जोड़ो यात्रा हो, हम एक एक जगह एक एक गांव में जा रहे हैं। ये उस बात को, आने वाले जनादेश को लेके वो भी अपना बहाना बना रहे हैं और मुख्यमंत्री जी भी उसी सोच के निकले। कोई वर्ग ऐसा नहीं जिसको अपने हकों के लिए सड़क पर ना आना पड़ा हो और जिनका इन्होंने अपमान ना किया हो। गांव के सफाई कर्मचारी, चौकीदार अपने मानदेय के लिए करनाल में गए, उन पर लाठीचार्ज। गांव का मजदूर, मनरेगा बजट आधा हो गया, 1/3 हो गया, गांव मनरेगा का मजदूर गए पंचकुला में, उन पर लाठीचार्ज। कर्मचारी गए ओल्ड पेंशन स्कीम मांगने, उन पर लाठीचार्ज। छोटे छोटे बच्चों को स्कूल के आगे देश में पहली बार धरनों पे बैठना पड़ा 2-2, 3-3 महीने, उनका अपमान। यहां तक कि आशा वर्कर, आंगनवाड़ी हमारी महिलाएं वो गई, उन पे लाठीचार्ज। सरपंच सोचते थे हम छोटी सरकार हैं, बाकियों पे लाठीचार्ज हो रहा होगा, लेकिन हम छोटी सरकार है, हम पे क्या बाल बाका आएगा। लेकिन सरपंचों की भी अच्छी तसल्ली बिठा दी, आपने देखा होगा। ये ऐसी सरकार और किसान का जो अपमान सहना पड़ा। 1 साल तक किसान बैठा रहा सड़क पे, 750 किसानों के घरों के चिराग बुझ गए। हर रोज इन धरनों से शव आते थे किसानों के, और एक के बाद एक ऐसे अपमानित शब्दों का प्रयोग किया जाता था। कोई कहता था पाकिस्तान से फंडेड है, कोई कहता था चीन से फंडेड है। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि पिछले 19 साल से मैं देश की संसद का सदस्य हूं। शायद मेरी आयु में इतना अवसर शायद किसी को ना मिला हो, लेकिन मैं उसके साथ साथ अपना दुर्भाग्य भी मानता हूं कि मैं ऐसे समय में देश की पंचायत, उस सबसे बड़ी पंचायत संसद का सदस्य था जब किसान आंदोलन चल रहा था, और हरियाणा में 15 में से 15 सांसद हैं हरियाणा में, 10 लोकसभा के, 5 राज्यसभा के, 15 में से 14 भाजपा के हैं। तो जो एक अकेले विपक्ष के सांसद के रूप में जब मैं आवाज उठाने खड़ा होता था, कहता था कि इनकी बात मानो, कहते थे नहीं मानेंगे। मैं कहता बात नहीं मानते, इनको कम से कम किसान मानो, इनको नागरिक मानो देश का, इनको इंसान मानो। सहानुभूति के 2 शब्द कोई उठ के कह दे कि किसी का घर उजड़ गया, किसी का बाप था, किसी का बेटा था, हमें दुख है, इनकी बात नहीं मानते, लेकिन इतने किसान जो है यहाँ पे मरने लग रहे हैं, इन पे हमें अफसोस है, इतनी की जान की कुर्बानी जा रही है, हम सहानुभूति के लेकिन मजाक उड़ाते थे, ताने कसते थे। ऐसा समय मैंने वहां देखा है। उस देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद में हमारी परंपरा है, आपस में बहस कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद एक साथ बैठ के खाना खाते हैं कैंटीन सेंट्रल हॉल में।
चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं, सारे अलग अलग दलों के, लेकिन वो एक साल किसी के साथ पानी पीने का जी भी नहीं करता था। वहां पे लड़ाई लड़ते थे, आवाज उठाते थे किसान की, और वहां से सीधा किसी धरने पे जाते थे, किसी घर में जाते थे जिसका कोई उजड़ा होगा, उनके आंसू पोंछ के जो हमारा उस समय फैसला था कि 2 लाख की आर्थिक मदद हर परिवार में करने की कोशिश करते थे। ऐसा अकेलापन मैं आपसे पूछना चाहता हूं। लड़ाई तो लड़ रहे हैं आज, मगर जो अकेलापन मेरी आत्मा जानती है, जो मैंने महसूस किया, वो अकेलापन का सामना किया हो, मैं पूछना चाहता हूं भाई, इस बीजेपी की ये सरकार, इस खट्टर सरकार को उखाड़ फेंकने में, भाई इसमें तो अकेला नहीं पड़न दोगे। मैं आज धनामा गांव से और भाई पूरे बोरी खड़ाल के पूछना चाहता हूं, ये लड़ाई लड़े भाई, ये आर पार की लड़ाई, इनसे लड़े कि नहीं लड़े, एक बार मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं। इसमें आपका साथ है, आपका आशीर्वाद है छत्तीस बिरादरी का।